औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम छठी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अशरा रहमत, जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है। इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमतें चारों तरफ फैली हुई होती हैं। आप जो नेक काम करते हैं उसका 70 गुना सवाब आपको मिलता है। जो नवाफिल आप अदा करते हैं आपको फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है, और जो फ़र्ज अदा करते हैं उसे 70 गुना कर दिया जाता है। आसमान के फरिश्ते रोज़ेदार की हर दुआ पर आमीन कहते हैं। इस अशरे में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए? जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं इनके लिए क्या हुक्म है, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो दिल की अमराज हैं, बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके दिल के 3 वॉल बंद हैं, 2 वॉल बंद हैं। अचानक सुनते हैं कि जी हार्ट अटैक आ गया है। इस तरह के बहुत सारे सवालात आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इनाम दानिश, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इनाम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भैया। दूसरा वहीं एक बड़ा मसला होता है स्किन केयर का। स्किन केयर की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी रहे, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए ये अमूमन लोगों को नहीं पता होता। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हानिया अहमद, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं। अगर हम दिल के अमराज की बात करते हैं जिसमें हार्ट अटैक आता है या दूसरे मसाइल आते हैं, पहले के दौर में अगर चले जाएं तो या तो काफ़ी उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती थी और उनके साथ ये मसले हम सुनते थे कि जी दिल का दौरा पड़ गया। आजकल हम देख रहे हैं कि जवान जवान लड़कों को, जवान जवान लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब ये इतने दिल के अमराज इतने कॉमन क्यों हो गए? देखिए, दुनिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। इनके लोगों का ओवर वेट होना जो ना सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब ओवर वेट है। पहले लोग चलते बहुत थे, पैदल बहुत चलते थे, फ्रिज नहीं थे, तो खाने के भी कुछ टाइमिंग फिक्स थे। अब जो आप किसी वक्त भी खा सकते हैं, तो ज़्यादा खाना, वॉक ना करना, गाड़ियों की फरावानी हो गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, तो चलना फिरना कम हो गया, खाना बहुत ज़्यादा है और हर वक्त लोग खाते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया है। मोटापे की वजह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है डायबिटीज़ के अंदर, दुनिया के अंदर। अच्छा। इतनी कॉमन डायबिटीज़ है, तो इसी वजह से हार्ट प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जी मोटापा है, ठीक है, ये तो एक रीज़न हमें समझ आता है कि बंदा बैठे बैठे खाए जा रहा है और वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, उस तरह वर्कआउट नहीं कर रहा है। लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है कि दुबले लोगों को भी आ रहा होता है। उनकी मतलब दिखने में वैसे बंदा बोलेगा यार तो दुबला पतला सा है, उसको भी ये मसला आ जाता है। और भी तो प्रॉब्लम है ना, कि हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। कोलेस्ट्रॉल तो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, हमारा लिवर खुद ही बना रहा होता है। हम कुछ भी ना खाएं तब भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, अगर कोई ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। कल मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर 200/120 था। Oh my God। बहुत हाई कर। तो मैंने उनसे कहा कि आपने इससे पहले चेक कराया? कह रहे हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जब उसका ब्लड टेस्ट कराया तो किडनी डैमेज थे, तकरीबन डायलिसिस की तरफ था वो पेशेंट। तो हमारे यहाँ लोग ना कोई साल में चेक कराते हैं, जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब लोग चेक कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉमन लेते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वही वाली आप वाली बात कि चेक नहीं होता। अब तो बहरहाल फिर भी जब हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर जनरल चेकअप के लिए भी जाएँ तो डॉक्टर्स चेक कर लेते हैं, वरना पहले तो नहीं होता था। अगर किसी को ब्लड प्रेशर आ भी जाता है तो बस वो कहता है यार अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मेरा कभी कभी बढ़ता है तो मैं गोली खाता हूँ। ये भी एक बात नुकसानदेह है कि जब किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो वो या तो चेकअप में रखे, या जब उसके सर में दर्द होगा, उसकी वेन्स ब्लिंक करना शुरू होंगी, तभी वो कहेगा मैं गोली खाऊं। इसे कहते हैं डिनाइल फेज़। इसमें हम जब भी कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले लोग डिनाइल फेज़ में जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जहन में होती हैं कि ये भी अगर ब्लड प्रेशर आई है तो मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह डायबिटीज़ का है, जब कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो बॉर्डर लाइन है, यानी कि अभी हम कोई ख़तरे की रेंज में नहीं है, तो लोग जो है इंतज़ार करते हैं खतरे की रेंज में आने का। रिलाय नहीं करते हैं, अपने आप को खुद गलत फहमी का शिकार रखना चाहते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात होती है एक कयास आ रही है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि जी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने से बड़े मसाइल होते हैं, जबकि जो हमने सुना है ये सुना है कि जैसे ग़िज़ा है वैसी दवा है। देखिए, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी हो रही होती है। सबसे कॉमन जो लोग ये कहते हैं कि इतने अरसे दवा ना खाएं, किडनी ख़राब हो जाएंगे। किडनी तो ब्लड प्रेशर में ख़राब होंगे ही होंगे अगर प्रॉपर मेडिसिन ना खाएंगे। तो लोग चूँकि लेट दवाएं शुरू करते हैं
और उनके किडनी डैमेज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन खा रहे होते हैं उनके किडनी डैमेज, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। मैं पेशेंट से कहता हूँ कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप आज कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये सोचें कि 10 साल के बाद क्या होगा, कि 10 साल के बाद एक्सेप्ट करेंगे कि हार्ट अटैक होगा। 10 साल तक आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन 10 साल के बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? फिर मेडिसिन ना खाएं। लेकिन अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 10 साल के बाद हार्ट पेशेंट बने, तो फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि लोग इग्नोर बहुत करते हैं इस तरह की चीज़ों को। जब भी कोई बीमारी आती है तो वो डॉक्टर साहब वाली बात के पहले हम डिनाइल फेज़ में चले आते हैं कि नहीं मुझे तो हो नहीं सकती, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अच्छा, और बीमारी से डर के आंखें बंद कर लेना, वही वाली मिसाल है, कबूतर जैसे अपनी आंखें बंद कर लेता है तो ख़तरा टलता नहीं है, ख़तरा और बढ़ता है। तो अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर डॉक्टर से मेडिकेशन करवाएंगे, तो आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बच सकते हैं। तब मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मारवी। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस थोड़ा गले में दर्द है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आज क्या आप बना रही हैं खाने आज में? मैं बना रही हूँ हरी मिर्च कीमा। हरी मिर्च और कीमा। जी, अच्छा, जी। इसकी क्या रेसिपी है ये भी बताएं हमें। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आइडियल डिश है फॉर सहरी। आपको पूरा दिन जो है हैवी फील नहीं होगा। किसी को शिकायत होती है कि तेज़ाबियत फील हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्च और ब्लैक पेपर, सॉल्ट और हल्दी हम यूज़ करेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसमें जो मैं यूज़ करूँगी कुकिंग ऑयल, वो है डालडा कुकिंग ऑयल, जो इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। और हेल्दी बना देगा जी इसको डालडा। हम यूज़ कर रहे हैं डालडा का कुकिंग ऑयल। ठीक है। डालडा दे रहा है 250 रुपये तक की बचत। ईद से पहले ईदी ऑफ़र, और सेहत और बचत साथ साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ जहाँ मामता वहाँ डालडा। अरे वाह, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और हरी मिर्च और इसके जो इंग्रेडिएंट आपने बता तो दिए हैं, लेकिन ये इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर में इसका अगर बन जाता है? आप बॉयल करके रख लेंगे बीफ का कीमा, तो फिर ये विदिन 20 मिनट्स रेडी हो जाएगा सहरी में। विदिन 20 हाँ, मिनट्स। within 20 minutes और ड्रिंक ready में हो वैसे जाएगा। आज आप क्या बनाएंगे? अभी तक तो कुछ तैयारी आपने नहीं ड्रिंक की। में बना क्या रही हैं? आज हम बना रहे हैं नॉर्मल लस्सी। नॉर्मल लस्सी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरी अजम्पशन जो होती है ना बड़ी सही होती है। मुझे ये था कि इनका कोई, या तो उन्होंने लस्सी की शॉप पे, इनकी अपनी शॉप है कोई लस्सी की, क्योंकि आज छठी सहरी है जिसमें से 5 दफ़ा ही हमें लस्सी पिला चुकी मैं हैं। आपको अलग अलग फ्लेवर्स की लस्सियाँ तभी पिलाना तो मैं चाहती कह रहा हूँ, ताकि आपकी हर तो अपनी फ्लेवर लस्सी की शॉप भी होगी, तभी नहीं आपको आती है बिल्कुल सारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब शायद इसके बाद मैं खोल लूँ लस्सी की शॉप, हो सकता है। बिल्कुल जी, लस्सी की शॉप खोल लेंगी। और यहाँ पर मौजूद है टैंग। टैंग तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। और अभी से नहीं है, मैं तो पहले भी जब भी टैंग पीने के बाद ना, वैसे जो ट्रांसमिशन है वो भी हमारी बड़ी अच्छी चली जाती है, क्योंकि बड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन सहरी और अफ्तारी पे आप टैंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, लेमन, पेपर, तो ये सारे फ्लेवर्स भी हैं। और इसके अलावा जो एक और इसमें अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी, डी और जिंक है, जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। एंड सेकंड चीज़, आपकी मेंटल शार्पनेस को बढ़ाता है। तो बिल्कुल जी, टैंग इस्तेमाल कीजिए, पीजिए बिल्कुल। डॉक्टर हानिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप, स्किन हर कोई चाहता है हमारी ग्लो करे, अच्छे हम दिखें, कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, ये भी एक बात कही जाती है कि ठीक है जी, ऊपर से चाहे क्रीम्स यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप अच्छा खाएंगे नहीं, इनटेक नहीं करेंगे, तब तक स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से स्किन पे ग्लो आता है, और क्या ये बात वाकई सच है कि आपको इनटेक भी अच्छा करना पड़ता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप खाते हैं, आपका जो फेस है वो एक आईना है जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है, वो फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी और आप सही ग़िज़ा नहीं खा रहे, तो वो कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन, फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी आ जाना, फेस की कॉम्प्लेक्शन का डल हो जाना, काफ़ी विजिबली एकदम नोटिस में आप आ जाते हैं कि आपके ऊपर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो व्हाट यू टेक, मतलब जो भी इनटेक आप करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट का इनटेक रखें, और ज़्यादा शुगर एंड सॉल्ट इस सबको ज़्यादा इनटेक अच्छा, ना कौन से ऐसे फ्रूट्स में अगर हम बात करें, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो वाकई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं? देखिए, फ्रूट तो ऐसे सारे ही अच्छे होते जी, हैं, definitely। लेकिन कुछ फ्रूट्स होंगे जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं। आई विल नॉट पर्टिकुलरली से कि एक पर्टिकुलर फ्रूट अच्छा है। मैं तो कहती हूँ सारे फ्रूट्स में मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये सब बॉडी के लिए बड़ी एसेंशियल है। मगर जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, नारंगी, और ये सारे फ्रूट्स ज़्यादा आपको इनटेक भी अच्छा रखता है, इससे कि आपकी हाइड्रेशन भी रहती है, और विटामिन सी आपकी स्किन को ग्लो भी कराती है, फ्रेश भी फील कराती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा हमारे यहाँ मसला ये है कि जैसे भी आपने मशवरा दिया जी, फ्रूट्स खाएं, 2 दिन खाएंगे, बोलेंगे स्किन अच्छी नहीं हो रही, छोड़ देंगे। तो Definitely। इसके लिए कितना टाइम चाहिए हमारे होता है? पास भी जब आते हैं पेशेंट्स, तो वो मतलब इनिशियल डेज में नहीं आते, जब उनके मुंह पे झाइयाँ आ जाती हैं, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, वो एकदम आते हैं एंड दे वांट अ क्विक फिक्स कि जी आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट करें
कि कोई जादू की छड़ी चलाएं और हम ठीक हो जाएं, बट मैं अपने हर पेशेंट को ये बताती हूँ कि ये एक प्रोटोकॉल है। आप जो खाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं फेस पे, उसका कुछ टाइम बाद इफेक्ट आता है। कोई मैजिक नहीं है। हम भी डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन पढ़ के हम इस फील्ड में जाते हैं, बिल्कुल। तो हमें भी जो चीज़ें पता होती है वो टाइम लेती हैं, बॉडी टाइम लेता है टू रिएक्ट टू सर्टन स्टफ। अच्छा, बहुत से जिनकी स्किन अच्छी होती है उनसे हम पूछते हैं भाई आप क्या करते हैं, बोलते हैं हम पानी बहुत पीते हैं। तो क्या वाकई में बहुत पानी पीने से भी स्किन अच्छी रहती है, या ये सिर्फ पानी है तो अच्छा वैसे? हाइड्रेशन तो है ना, 2/3 ऑफ योर बॉडी इज वाटर, तो हाइड्रेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर डज हैव एन इम्पैक्ट कि उसका आपकी स्किन पे, आपके ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ठीक है जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो जितने फ्रूट्स हैं उनको खाने के बाद डेफिनेटली आपके फेस पे वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन इट्स टेक अ टाइम। ये नहीं है कि अभी खाया तो अगले घंटे बाद आ जाएं डॉक्टर के पास कि आपने कहा था फ्रूट खा लिया जी स्किन अच्छी नहीं होती। और जितने भी लोग ये पान गुटखा खाते हैं ना, उन्होंने बताया ना जो खाते हैं वो आईना है, तो पान गुटखा खाने वालों के भी फिर चेहरे पर आ जाता है, तो इससे भी बिल्कुल परहेज़ करें। मिर्च और कीमा, जी बिल्कुल। मिर्च और कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ड्रिंक अब आपकी तैयारी की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, ये हम लस्सी बना रहे हैं और इसमें मैंने ऑलपर्स का मिल्क यूज़ कर लिया है और इसमें योगर्ट डाल दिया है और इसको हम ब्लेंड करेंगे, और इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी ऑलपर्स की क्रीम। हाँ जी, ऑलपर्स की क्रीम जो है 100% डेयरी क्रीम है, और जो ऑलपर्स की क्रीम है ना, इसकी एक अच्छी बात ये है कि आसानी से आप ब्रेड पे लगा लें या फिर नान पे लगा लें, या बच्चों को बड़ा शौक होता है तो पराठे के साथ दे दें, जो बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, तो उनके लिए ये क्रीम जो है ये बड़ी अच्छी है। और इसके अलावा इसे आप फ्रूट चाट और जो दूसरी चीज़ें उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने तो जो मारवी हैं, इन्होंने तो दाल में भी क्रीम डाली थी, तो बहुत सारे पर्पज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही लजीज क्रीम होती है। जी बिल्कुल, और इसके फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ करशी का जामे शीरी, जो कि आपको रमज़ान के रोज़ों में पूरा दिन फ्रेश रखेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है रमज़ान में पूरा दिन फ्रेश रहना। तो ये है विथ वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आप यही यूज़ करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल असली अरकियात से तैयार होता है और रिफ़्रेश रहते हैं, ठंडे भी रहते हैं, वरना तो गुस्से में ही आता। ज़्यादा लोग हमें रमज़ानों में ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों, क्या होता है रोज़ा रखने के बाद ऐसा लग रहा है एक दूसरे को काटने को दौड़ होते हैं। आज का हमारा मौजू है अशरा रहमत के हवाले से। ऐसे रमज़ान का पूरा ही महीना रहमतों का महीना होता है, अल्लाह ताला नवाज रहे होते हैं, हमें पुकार रहे होते हैं, कोई है मांगने वाला, आओ मुझसे मांगो। अब ये तो हमारी बदबख्ती होगी कि अगर हम इस महीने का फ़ायदा ना उठा पाएँ। मोहसिन भाई, अगर हम अशरा रहमत की फ़जीलतों पर बात करें, क्योंकि पहला अशरा रमज़ानुल मुबारक का, तो इसके बारे में ज़रा बयान कीजिए, इसकी फ़जीलत बयान कीजिए। जज़ाकल्लाहु तआला फ़िदारिक नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह व क़ाल अल्लाहु मक़ामन आख़र व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो कि खालिक़ कायनात है। लाख दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि रहमतुल आलमीन है। आपका सवाल कि अशरा रहमत, रमज़ान का पहला अशरा, इसे रहमत कहा गया, वजह क्या है? तो इसकी आम मिसाल इस तरीके से है कि अगर अचानक बैंक के अकाउंट में सिर्फ 10 रुपये पड़े हों और अचानक जो है पता लगे 10,000 आ गए, तो खुशी से बंदा बोलता है ये तो बड़ी रहमत की बात है कि 10,000 पड़े हों 10 करोड़ आ गए। बिल्कुल, ये भी समझ ज़्यादा लीजिए, खुशी होगी तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए, जब रमज़ान का पहला जब ये चाँद निकलता है, तो यही खुशी होती है कि वो जो जन्नत है, अल्लाह फरमाता है इसको सवार दो, तो ये अल्लाह की रहमत। वो जो दोज़ख है जिसमें अल्लाह ने गुनहगारों को डालना है, उसे बंद कर दिया जाता है, ये अल्लाह की रहमत। जो शैतान पूरे साल वसवसा दे रहा है, वो पूरे साल बेकार है, अल्लाह फरमाता है कि उसे पकड़ के उसे कैद कर दो, ये अल्लाह की रहमत। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के फरमाते हैं अल्लाह ताला पहले ही दिन से नज़र रहमत बंदे पे करना शुरू कर देता है। इतनी रहमत फरमाता है कि हर दिन अल्लाह ताला कई लाख गुनहगारों को बख्श रहा होता है। अच्छा, फिर यही नहीं हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाता। इस अशरा रहमत की सबसे बड़ी जो शान ये है कि अल्लाह ताला हर दिन बंदा इस दिनों के अंदर जो दुआ मांगे, जायज़ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर एक और बात, आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता, लेकिन यकीन माने ये अशरा वो अशरा है कि इस अशरे के अंदर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ड्यूटी लगा देता है कि जो बंदा नेकी करे ना, तुम उसकी मगफिरत की दुआ शुरू कर दो, तुम उसकी रहमत के लिए दुआ शुरू कर दो। तो आजकल तो आम लोग दुआ नहीं करते, लेकिन फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि सारी बात। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आपने कहा कि जो शैतान पूरे साल हमें वसवसे डालता है वो बंद हो जाता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में भी हम देखते हैं तो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है।
लोग झूठ भी बोल रहे हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा जैसे मैंने कहा रमज़ान में हो रही होती, जी मेरा रोज़ा है, हम पे एहसान थोड़ी किया भाई रोज़ा रख के, मेरा रोज़ा है सही मेरे बात मुंह नहीं है। लगो। तो ये शैतान फिर कब बंद हुआ? देखिए बिल्कुल इब्लीस और शैतान उसके चेले सब बंद हो जाते हैं। हमारे साथ दूसरी चीज़ भी है, और दूसरी चीज़ क्या है, जिसे नफ्स कहते हैं, जिसमें कुरान ने तस्करा, नफ्स के बारे में आपको कैटेगरी सब पता है, नफ्स अम्मारा इंसान वाला बिल्कुल मामा। बिल्कुल। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो नफ्स है ना, ये इंसान के साथ चिपका हुआ है, जिसे ख्वाहिशात कहते हैं। और इंसान की ख्वाहिशात, शैतान तो बंद हो गया लेकिन ख्वाहिशात तो ख़त्म नहीं हुई ना, ख्वाहिशात तो बंद नहीं हुई। तो इंसान तो अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर हो जाता है। अगर इंसान झूठ बोलता है तो वो ख्वाहिशात इतनी हावी हैं कि वो रोज़ा रखने के बाद भी उससे वो फेल अदा हो रहा था। यही तो है, इसी का नाम तो तकवा है, इसी का नाम तो देखने कि अल्लाह ताला तुम्हें रहमत से नवाज रहा है। क्या कि तुमने शैतान भी कैद कर दिया, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए, फरिश्ते दुआएं की मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। हर कदम पर जो है वो 1 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है, 1 साल गुनाह माफ़ का सवाब मिल रहा है। फिर भी अगर बंदा गुनाह की तरफ जाता है तो उसका नफ्स कितना उस पर हावी है। अच्छा, तो यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि जी रमज़ान में कोई उनसे ऐसा अमल हुआ था कि जी शैतान ने हमें बहका दिया था, वो शैतान ने नहीं बहकाया होता, उनका अपनी नफ्स का मसला है। अपने नफ्स का मारा। अच्छा, दूसरा आपने एक बात कही कि अल्लाह ताला कई लाखों लोगों को, गुनहगारों को मग़फ़िरत कर रहा होता है। तो वो पूरी माफ़ी होती है, जितने भी उन्होंने गुनाह किए होते हैं सब माफ़ हो जाते हैं। देखें, जो अब जब तक हयात हैं अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, वो जो पिछले जितने गुनाह थे। अब बात यह है कि चाहे तो जैसे अब रब ताला मग़फ़िरत फरमा दो, चाहे तो दोज़ख से निजात दे दे, आने वाली ज़िंदगी में भी वो कुछ अमल करें लेकिन अल्लाह ताला उन्हें दोज़ख से निजात दे दे। मग़फ़िरत से ताल्लुक़ ये है कि अब पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, अब वो कोई ख़ता करता है फिर तौबा करे, फिर तौबा करे। लेकिन अगर उस अशरा में जो तीसरा अशरा जिसमें दोज़ख से निजात मिल जाती है, तो हदीस के मुताबिक अब वो आगे भी कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला उससे पहले तो नेकियों के अमल की तौफीक देगा, दूसरी फिर भी अल्लाह ताला उसको फिर गुनाह से माफ़ कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और ये देखें ना, अब इतने सारे लोगों के गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है कोई आप अच्छा काम कर रहे होंगे, कोई नेकी कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है फिर आप कहते हैं ना नज़रों में तो वैसे आप हर वक्त ही हैं, अल्लाह ताला तो शहरक से ज़्यादा करीब है। तो कोशिश करें कि रमज़ान में नेक से नेक काम करें। और जो लोग कह रहे होते हैं ना हमें शैतान ने वरगला दिया, तो भाई आपकी अपनी नफ्स का भी मसला है। शैतान तो ज़ाहिर है पूरे 11 महीने अपना काम कर रहा होता है, लेकिन 1 महीने बंद हो जाता है, फिर वो आपकी जो नफ्स है ना वो आप पे हावी रहती है। तो इसको देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी बड़ा वैसे मज़े का वाक़या हुआ, डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है, डॉक्टर इनाम दानिश, और वो काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अभी जो डॉक्टर हानिया है, उन्होंने बताया कि जी मैंने वो किताब पढ़ी है, तो उन्होंने बताया जी मैं ही, तो उन्होंने कहा अच्छा आप ही इनाम दानिश है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा उस किताब के बारे में बताइएगा। आपने बताया कि जी पहले अगर 50 स्टूडेंट फेल हो रहे थे तो 30 तो पास हो रहे हैं, उसको पढ़ के क्या है उस किताब में ऐसा? माशाअल्लाह। देखें, ऐसे मैंने 1985 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, तो 87 में मेरी पहली बुक आ गई थी। उससे पहले लोग 2 साल में ही आपने लिख दी? साइक्लो स्टाइल और फूड स्टेट की जो है वो नोट्स लिया करते थे। तो मैंने पहली बुक लिखी, वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बहुत जल्दी जो स्टूडेंट को पसंद आई। तो 87 में, यानी कि 2 साल के बाद ही मुझे पूरा पाकिस्तान जानता था उस बुक की वजह से। फिर जो स्टेप बढ़ते गए मैं लिखता गया, और 92 में मेरी वो बुक्स आई, मेडिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। उसको अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शोहरत पूरी दुनिया में दी कि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने लगी, पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ ये वो। तो अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है, उसने मुझसे ये काम लिया कि मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, कि चीज़ें समझी और उनको आसान ज़बान में स्टूडेंट्स को किया, जिससे सब ने समझना शुरू किया और एग्ज़ाम में पास होने लगे। तो फेलियर रेशो कम हो गया इसके बाद। ये देखें ना, अब ये होता है, ये हम जब छोटे थे 9th मैट्रिक में थे तो हमारे आते थे एयू खान के गैस पेपर, उसमें से लगते थे नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो अच्छा काम किया वो किया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल बनाई हुई होती हैं, जबकि उसको समझाने का तरीका होता है। जो समझाने का तरीका था वो उस बुक का मजमूआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे सामने है। और हमारे साथ बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो बेचारे फेल हो जाते थे, अब वो पास हो जाते हैं। डॉक्टर हानिया, आपने भी अभी बोला जी मैंने वो बुक पढ़ी थी। डॉक्टर हानिया, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो एस्थेटिक बड़ा इन है आजकल, बहुत ज़्यादा इन है, जिसको देखो वो उस पर काम कर रहा है। इसमें अगर कोई डॉक्टर कोई पढ़ के कर रहा है तो ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो ब्यूटी पार्लर का काम किया करते थे किसी ज़माने में, फेशियल किया करते थे, वो अब अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के एस्थेटिक का काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जिस पेशेंट के ऊपर ये काम हो रहा है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? वो फ़ौरन ही इमीडिएट नुकसान पे आ जाता है, और फर्स्ट या सेकंड सेटिंग के बाद वो जो पेशेंट है जिसने एक नॉन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई है, वो हम डॉक्टर्स के सामने आके बैठ जाता है, और वो जिस प्रेजेंटेशन के साथ होता है, हमें पता चल जाता है जी किसी
इस तरह के बंदे ने काम किया जो डॉक्टर ने किसी अनाड़ी के पास से आ रहा है। किसी अनाड़ी के पास से आ रहा है, डेफिनेटली। तो ये क्यों इतना ज़्यादा हो गया? क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी बिल्कुल, मर्जी मैं भी कल डॉक्टर शहरियार बन के बैठ जाऊंगा और एस्थेटिक का डॉक्टर? बिल्कुल नहीं, रेगुलरिटी बॉडी तो है, आपके पास एक पीएमडीसी लाइसेंस होना चाहिए टू प्रैक्टिस, चाहे वो एमबीबीएस लाइसेंस हो या बीडीएस लाइसेंस हो। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत क्वैक्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। बहुत दफ़ा हमारे इदारों ने उनको पकड़ा भी है, मगर थिंग्स आर गोइंग ऑन और इसकी रेगुलरिटी बॉडी बनना ज़्यादा अच्छी है और ज़रूरी है कि बन जाए और इफेक्टिव हो। क्योंकि जाली डॉक्टर्स तो हमने बहुत पकड़े हैं, हमें लग रहा है जो हमारे प्रोग्राम है उनमें हमें आकर जाली जो एस्थेटिक का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें भी मेडिसिन का इस्तेमाल हो रहा होता है। ज़रा सा भी कुछ हो तो फिर चेहरा पता लग जाता है कि जी बिगाड़ दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू हमारे यहाँ ये आता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को जब वो अपना टेस्ट कराते हैं तो उनके दिल के 3 वॉल बंद होते हैं, 2 वॉल बंद होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स उनको हो रही होती होंगी पहले। ऐसी क्या सिम्टम्स हैं जो अगर इंसान को अपनी बॉडी में फील होना शुरू हो तो वो अपना कार्डिक चेकअप करा ले? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही कह के निकल जाते हैं यार मैदे का दर्द होगा या गैस का दर्द हो रहा है। देखिए, अपनी हेल्थ की केयर ज़रूर करनी चाहिए। रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ साल में एक मरतबा भी चेक करा लें, ब्लड प्रेशर तो कभी भी करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें अगर चेक कराएं तो आइडिया हो जाता है कि आप किस स्टेज पे, ख़तरे के स्टेज पे हैं या नहीं है। अब जो सिम्टम आपने बताया कि आइडिया किससे होता है, यूजुअली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पहले तो 1 2 3 सीढ़ियाँ चढ़ जाया करते थे, लेकिन अब चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है, अब चढ़ते हैं तो चेस्ट हैवी होने लगता है। तो ये अमूमन सिम्टम्स होती हैं जो इनिशियल स्टेज लेकिन में डॉक्टर आती हैं। साहब, हर मोटे जो जिसका वजन ज़्यादा होता है उसके साथ ये मसला होता है, सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस फूलने लगती है। अभी तो बच्चे भी चढ़े तो उनकी फूलने लगती है। हाँ, स्टेमिना की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो उसको ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आम आदमी का सांस फूलता है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसके मुकाबले में अगर डायबिटिक का सांस फूलता है तो उसको ज़रूर इवेल्यूएट कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है, अगर उसका सांस फूलता है उसको ज़रूर इवेल्यूएट करना चाहिए। बिल्कुल जी, ये चीज़ें इस वजह से पूछनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत लापरवाही करते हैं, चाहे अपना चेहरे का मसला हो, स्किन का हो, हार्ट का हो या कोई भी बीमारी हो, हम यही सोचते रहते हैं यार ये गैस का दर्द है, ये मैदे का दर्द है, मुंह पे ऐसी कोई बस इचिंग हो रही होगी। इन चीज़ों से बाहर आएँ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं जब एक बड़ा रिजल्ट लेके आपके सामने खुदा न खास्ता किसी डिज़ास्टर की सूरत में आती हैं, फिर आप कहते हैं हाय अल्लाह क्या हो गया। डॉक्टर हानिया हमारे साथ मौजूद हैं और जब स्किन के डॉक्टर आए ना तो बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे होते हैं, अपने लिए भी आ रहे होते हैं, जो आपस की बात है। डॉक्टर साहब, ये अब बड़े ट्रीटमेंट आने लगे हैं एस्थेटिक में, ये फ्रूटफुल होते हैं, फ़ायदा देते हैं। हम सुनते हैं कि जी गोरा करने के भी हैं, अगर फेस कम करना है तो फेस भी कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें वाकई में इफेक्टिव हैं? सच सच बता दें आप। डेफिनेटली इन सब ट्रीटमेंट्स का एक रोल है, मगर आप सही जगह से सही रिक्वायरमेंट की ट्रीटमेंट लें जब वो इफेक्टिव होती है। लोग कहते हैं जी माइक्रो नीडलिंग करा लो, हर चीज़ फिक्स हो जाएगी। नहीं, हर चीज़ का एक रोल है। जैसे हर दवाई की एक क्योर की एक दवाई है, उसी तरीके से हर ट्रीटमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। मतलब लोग कहते हैं जी हाइफू करा लो तो उससे स्किन फिक्स हो जाएगी, वो एक सर्टन चीज़ को फिक्स करेगी। आपकी जो स्किन है उसके लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट साइंस ऑफ एजिंग आती है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होती हैं जो उन लेयर्स को फिक्स करती है। देयर इज़ नो 1 और 2 ट्रीटमेंट कि हाइड्रा फेशियल करा लें तो पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी या फाइन लाइन रिंकल ख़त्म हो जाएंगे। हाइड्रा फेशियल सिर्फ आपकी स्किन को क्लेंस करेगी, साफ़ करेगी। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि वो एक दफ़ा जाते हैं एस्थेटिक के पास, वापस आते हैं तो फिर बोलते हैं यार अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या ये कोई मतलब बहुत जल्दी होने वाला ट्रीटमेंट है या इट्स टेक सम टाइम? इट्स जस्ट दैट लोग बहुत ख़राब करके स्किन आते हैं, जब तक तकलीफ़ ना हो या जब तक उनको पिंपल्स निशानात ना आ नज़र ना जाए, आना बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल्स ना आ जाए, मुंह पे झाइयाँ आ जाएं, कलर एक्सट्रीमली डार्क हो जाए, उसके बाद वो आते हैं। वो पहले आते ही नहीं है हमारे पास कि हम एक स्किन केयर रेजीम बना लें या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो प्रिवेंट करें ये चीज़ें होने से। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है कि हर जगह रेट्स अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग मशवरे दे रहे होते हैं कि यार ये जो ट्रीटमेंट सपोज 10,000 का है, या मैं 3,000 का करा देता हूँ, तो इससे कितना प्रॉब्लम आता है और क्या वाकई में जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो बिला वजह हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो 3,000 वाला है वो सही कर रहा है काम? देखिए, इट्स ऑल अबाउट के वही मैंने बोला, वो एक सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं गलत वजह से। ट्रीटमेंट सारी एक रोल है हर ट्रीटमेंट का, और क्योंकि मार्केट में इतनी कंपटीशन हो गया है कि लोग सस्ते की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। जी फलानी दोस्त बता रही है 4,000 की PRP हो रही है, वहाँ चल के करा लो। अरे आप हाइजीन लेवल देखो, आप देखो तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी फेस की, आपकी हेल्थ की बात है। तो इस तरीके से काफ़ी वेरिएशन है।
और ये जो बातें लोग बना रहे होते हैं कि जी बस फ़ौरन ही आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर एस्थेटिक के पास जाओ, जी, जी। डॉक्टर अगर वो मतलब है या नहीं है तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। कई दफ़ा ऐसा ही बेवकूफ़ बनाते हैं जी 1 महीने में ऐसा चमकदार चेहरा हो जाएगा, इतना का बजट है। जी एक सेशन करा लें और आप गोरे हो हाँ, जाएंगे, ये तो बात है। दिस इज़ अ गिमिक। ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। एक सेशन में क्या एक दवाई खाने से आप ठीक हो जाते हैं, या एक दिन एहतियात करने से आप ठीक हो जाते हैं? नहीं, इट टेक्स टाइम। आपकी बॉडी है, टाइम लगता है। जब अंदर कोई चीज़ जाती है उसके ऊपर लगती है तो उसको इफेक्टिव होने में टाइम लगता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। हाँ, तो जो ये आपसे बातें कर रहे होते हैं ना जी 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन्होंने सच बताया एक है। सेशन में गोरा ऐसा कुछ नहीं है। एक सेशन नहीं लगता, सेशन लगते हैं। और अगर वैसे इसमें आपको नहीं है तो फिर आप सिंपल अपना मुंह धोएं, एक क्रीम लगाएं, रात को सो जाएं और उसमें खुश रहें। बट प्लीज फेयरनेस क्रीम ना यूज करें। हाँ, फेयरनेस क्रीम का नाम use नहीं करें। ले सकते, कुछ ऐसी हैं जो उसमें फार्मूले मिलाती हैं, बहरहाल वो हम नाम अभी नहीं ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन लोग चेस्ट में जब दर्द होता है तो ही समझते हैं जी हार्ट अटैक आ रहा है, कि जी चेस्ट में दर्द हो रहा है। अच्छा, उसमें कई दफ़ा कन्फ्यूजन ये होती है, बहुत से लोगों को मैदे में भी दर्द होता है तो वो उसको चेस्ट का दर्द बना देते हैं। जब हार्ट अटैक आता है तो कहाँ दर्द, आज आप बता दें हमें कि कहाँ दर्द एक्चुअल होता है, क्योंकि फिल्मों में तो सुनते ही बैठ जाते हैं, एक आवाज़ सुनी और बैठ गए। देखिए 60% लोगों को तो चेस्ट में पेन होता है, बिल्कुल सीने सेंटर के अंदर। कुछ लोगों को लेफ़्ट साइड पे होता है, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ शोल्डर में पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है, या आर्म पिट जो बगल है इसके अंदर होता है, या सिर्फ कोहनी में दर्द होता है, सिर्फ सर में दर्द होता है, आँख में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, और हार्ट अटैक हो रहा होता है। बैक में पेन हो रहा होता है और मैदे के अंदर पेन हो रहा होता है और वो हार्ट अटैक होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप ये पेन बता रहे हैं कि तो आए दिन हर किसी को हो रहा होता है और फिर अम्मी कह देती है गैस का दर्द है। तो अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली में 50 ईयर से 50 साल से पहले किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, तो उन तमाम लोगों को चाहिए कि ये भी अगर सिम्टम्स हैं तो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो, और उसकी कोहनी में भी दर्द है, जॉ में पेन है, दाढ़ में दर्द है, तो भी डॉक्टर अच्छा, ये दर्द एक दफ़ा हो के ख़त्म हो जाए या कंटिन्यूसली हो रहा है? और दर्द की शिद्दत, एक शिद्दत भी होती है ना, कुछ पेन्स होते हैं ठीक है, जिससे हम बॉडी में कहते हैं अनवांटेड पेन्स उठ जाते हैं कभी कभी आप कह रहे हैं यार ये मेरे यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, उसके बाद पता भी नहीं कहाँ गया वो दर्द। तो इसकी शिद्दत क्या होती है और कितनी दफ़ा होने पर आपके लिए अलार्मिंग है? या फर्स्ट टाइम ही दांत में दर्द हो सकता है डॉक्टर साहब कीड़ा भी लग गया हो दांत में? नहीं, ऐसा है, लेकिन ये कि जो एक होता है एंजाइना और एक होता है हार्ट अटैक। एंजाइना में सिम्टम्स कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, तो ऑल्टरनेट इस तरह हो रहा होता है कि कुछ बढ़ रही हैं, कुछ देर कम हो गई। लेकिन हार्ट अटैक वो होता है जिसमें कंटिन्यूसली परसिस्टेंट वो सिम्टम रहती है और बढ़ती जाती है। अच्छा, बहुत शदीद पेन होता है वो, शदीद पेन होता है। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे अभी हानिया एक सवाल कर रही थी तो अच्छा है आप भी हैं, ये बहुत से लोग आते हैं, इनके पास भी आते हैं जो कहते हैं जी रोज़े में ड्रिप लगा दें, या और कौन से ट्रीटमेंट आप बता रही थी कि वो पीआरपी और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, क्या रोज़े की हालत में ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? सबसे पहली बात, ड्रिप की जो है ना, इंजेक्शन या ड्रिप, शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि जिसमें ताकत ग़िज़ाई चीज़ अगर शामिल होगी वो आप इंजेक्शन या ड्रिप नहीं लगा सकते। वैसे अमूमी तौर पर ड्रिप लगवाने में कोई मुज़ायका नहीं, आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ताकत का इंजेक्शन लगवाता है या ग़िज़ाई उसमें कोई इस तरह की जो ड्रिप में कोई चीज़ मिलाई जाती है, उसके लिए फ़ुक़हा ने फरमाया कि वो ड्रिप ना लगवाई जाए। मल्टीविटामिन्स की ना लगाओ, बाकी जिससे ताकत आ जाए, मल्टीविटामिन से ताकत आती है। लेकिन बाकी कोई ड्रिप लगाने से कोई रोज़ा नहीं टूटता, कोई इंजेक्शन लगाने से कोई रोज़ा नहीं टूटता, चाहे नस में लगाएं चाहे गोश्त में लगाएं, ये शरीय हुक्म है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या ये है कि अगर तकलीफ़ में लगवा रहे हैं तो ठीक है, अब जैसे ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये तो अपने आप को हम एक ठीक है खूबसूरत बनाने में कोई बुराई नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट का दर्द से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, ये तो फिर तो आपने बिला जवाब अमल किया ना, और जाहिर सी बात है शरीयत ने बिला जवाब अमल को जायज़ करार नहीं दिया। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिसमें हुक्म शरई यही है कि आपके दर्द व तकलीफ़ ऐसी है जिसमें आप बीमार पड़ सकते हैं, तो फ़ुक़हा ने फरमाया कि उसके लिए ड्रिप का लगवाना या इंजेक्शन लगवाना जायज़ है। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, सब कुछ है, तो फिर बिला ज़रूरत ऐसा अमल करना जायज़ नहीं है। शुगर के पेशेंट जो इंसुलिन लगाते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो ज़रा एक ख़तरे की बात भी होती है ना? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन तरीका ये होगा कि वो इंजेक्शन जो लगा रहे हैं उससे ताकत नहीं आ रही, बल्कि उनकी बीमारी, इसमें कुछ फ़ुक़हा का जो है वो ये है कि वो फरमाते कि ना लगाया जाए, बल्कि एहतियात किया जाए। शुगर की गोलियां आती हैं वो खा ली जाएँ और रोज़े के बाद या सहरी के वक्त इस्तेमाल के लिए, लेकिन कुछ फ़ुक़हा फिर भी इसकी इजाज़त देते हैं। आप क्योंकि बार और ये चीज़ें डॉक्टर से भी आप बेहतर पूछ सकते हैं, ये तो हमने एक शरई मसला पूछा था। मोहसिन भाई, ज़ाहिर है
बहुत सारे नेक काम है जो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, और ये तो महीना ही वही है कि कोई भी नेक काम करो तो सवाब पे सवाब मिले जा रहा है। लेकिन कौन सा ऐसा अमल है जिसे करके इंसान अल्लाह की रहमत और ज़्यादा पा सकता है? कोई एक ऐसा अमल बताएं। वैसे अमल तो बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला तो एक छोटी सी चीज़ पे भी, एक रोड से पत्थर उठाने पे भी मगफरत कर देता है, बंदे की गुनाहों की माफ़ी कर देता है। वैसे तो बहुत सारे अमल, ऐसी बात है आप हर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो हदीस में हुजूर ने यहाँ फरमाया कि अगर एक बंदा इतना आंसू गिरा दे जितना मक्खी का असर होता है, अल्लाह तब भी गुनाहों को पिछले माफ़ फरमा देता है। लेकिन आपने कहा अल्लाह का पसंदीदा कौन सा अमल है, तो याद रखिएगा, मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत गुनाहगार था, इतना गुनाहगार कि दिन को वो यानी कि नशे आवर चीज़ें इस्तेमाल कर, रात को वो गुनाह करता। एक मरतबा वो जा रहा था तो हुआ ये कि उसकी मौत आ गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दौर के नबी थे। अल्लाह ने वही भेजी कि मेरा एक बहुत ही प्यारा बंदा है जिसे लोगों ने कूड़ेदान में डाल दिया है, उसे उठाओ और अच्छे से तदफीन कर दो। तो उम्मतियों के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि फ़ना बंदा, तो सब ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो बहुत गुनाहगार है, आप कैसे कह सकते हो अल्लाह का करीम? अल्लाह का हुक्म है। उसे उठाया अल-मुख्तसर और तदफीन और गस्ल करके अच्छी तरीके से तदफीन। फिर आप कलीमुल्लाह से, अल्लाह से कलाम करते थे। अब अल्लाह के पास गए कि अल्लाह तेरा हुक्म था, हमने मान लिया, लेकिन अब या अल्लाह तेरा इतना मुकर्रब कैसे बन गया, या तू इतनी रहमत उस पर कैसे फरमाई? तो आपने फरमाया कि उसने एक दिन जब रात को आ रहा था तो एक कुत्ते का बच्चा नाले में था, उसे उठाकर महफूज जगह पर रख दिया। तो जब वो मखलूक होकर मखलूक पर रहम कर सकता है, तो क्या मैं खालिक होकर उस पर रहम ना करूँ? सुभान अल्लाह। और बेशक मैंने जैसे शुरू में ही कह दिया था कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो हमें तो नहीं पता हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए, बस इस रमज़ान में यही दुआ है कि हमारी काश कोई अदा पसंद आ जाए और हमारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाए। यहाँ पर सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त मिर्च कीमा इन्होंने बनाया था और मिर्चें कम थी उसमें, सबसे अच्छी बात थी वो मिर्चें कम थी। मोहसिन भाई कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है ना कि मिर्च की अम्मा का नाम से तो फिर मिर्चें लगने शुरू हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल एक सादा और टेस्ट था उसमें। बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। डॉक्टर साहब कैसा था, आप ये बताएं, इसको खा के तो कोई खुदा न खास्ता मसला नहीं नहीं इंशाल्लाह एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी इससे। शुक्र है। सही लगा आपको? बहुत अच्छा टेस्ट। वैसे फूडी हैं आप, शौकीन है खाने पीने के? बहुत है खाने पीने के, तो फिर इन्होंने सही बताया होगा, वरना कुछ लोग होते हैं इतने नहीं होते। आप बताएं हानिया कैसा लगा आपको? इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा था, लाइट भी था, टेस्टी था और बिल्कुल एसिडिटी वाला नहीं था कि। अच्छा मुझे आप मारे भी एक बात बताएं, हम सब खाते हैं, आप क्यों इतना कम खाती हैं? क्या शक होता है पहले हम खा लें, नहीं, अगर हम जिंदा रह गए तो फिर आप ट्राई करेंगी? मैं इतना ही खाती हूँ, मेरी डाइट है ही इतनी, बस इतना खाएंगी बस आप? इतना ही उस वजह से खाती हमने इनके लिए रखे हुए ये खीरे। ये हाँ मैं यही खाती हूँ। आप ये खाया करें। पूछ रही थी एक ले लूँ, मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल ले सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट में हम थोड़ा सा बचपन की तरफ भी जाते हैं। आपका कैसा था बचपन, कितने शरारती थे? जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो पढ़ने में बचपन से ही अच्छे होते हैं, तभी उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, वरना हमारी तरह रह जाते हैं। तो कैसे थे आप, कैसा बचपन था आपका? बचपन बहुत अच्छा था कि मैं शरारती नहीं था, बहुत कम शरारत करता था, लेकिन ये होता था कि जब मैं पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी कि मैं अम्मी के साथ ही होता था, लोग कहते थे कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब ये पता नहीं कि लोग कैसे गैस करते थे कि तुम्हारा बेटा आप चलते चलते लोगों की नफ्स चेक कर लेते होंगे ना, ऐसे पकड़े खड़े होते होंगे तो वो आप या अम्मी का हाथ पकड़े होते होंगे, लोग समझते होंगे नफ्स चेक कर रहे हैं। तो ये आइडिया नहीं था कि लोगों ने कैसे बचपन में गैस किया मुझे कि हाँ कि आप डॉक्टर। तो शुरू से पहले या तो डॉक्टर बनते या इंजीनियर बनते थे। हाँ पहले तो यही प्रोफेशन था, लड़कियाँ डॉक्टर टीचर, दो प्रोफेशन लड़कियों के, लड़कों का डॉक्टर इंजीनियर। तो शुरू से एक जज्बा ज़रूर था, हम मीडियोकर हैं, लेकिन एक ख्वाहिश ये थी कि लोअर क्लास को जो है ना सर्व करना है और जो जिस पुअर क्लास है उसको सर्व करना है। यही मिशन लेके कि मैं रियल डॉक्टर हूँ, कि जो मैं इनकम के लिए नहीं आया हूँ इस फील्ड के अंदर। मेरे टीचर कहते थे इनकम अगर आपको चाहिए तो बिज़नेस में जाएं, ये सर्विसेज है। तो मैं एक रियल डॉक्टर हूँ जो सिर्फ अपने पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ। पूरा आप देखें पाकिस्तान में मैं डॉक्टर हूँ कि मेरे लेटर हेड के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है कि मेरे पेशेंट मुझे जब भी चाहें 24 आवर्स में उनके कांटेक्ट में हूँ। अच्छा ये अच्छी बात है, वरना डॉक्टरों का एक मसला होता है, कुछ डॉक्टरों का उनसे पूछते रहो सर हुआ क्या है, वो ही नहीं बताते हैं, ये बड़ा मुंह बना के रखते हैं, अच्छे नहीं लगते हमें ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब कोई बचपन में शरारते नहीं, कुछ नहीं, बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक हो गया था? फैमिली में कोई और डॉक्टर था? नहीं कोई नहीं था, आप ही थे। तो अब तो सभी आपको फ़ोन करते होंगे बात बात पे। हाँ, अच्छा ये मसला होता है, जो डॉक्टर बन जाता है ना उससे छोटे छोटे मसले भी उससे पूछेंगे फ़ोन करके, हाँ ये गले में दर्द हो रहा है क्या खा लें, ऐसा होता था शुरू शुरू में बने थे। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े डॉक्टर है। अब तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाएँ और मेरी डॉक्टर से बात करा दें। अच्छा
तो वो मेरे रेफरेंस से सब मुझे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे रेफरेंस से पेशेंट में अगर एडमिशन की ज़रूरत भी हो तो कोई पेमेंट नहीं करने की ज़रूरत, बस मेरा नाम लिखवा देते हैं, लिखवा दें, काम हो जाएगा। और जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जिन डॉक्टरों की, वो भी दिलवा वो देंगे। भी हो जाता है। लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान भी बताता हूँ कि मैंने अपनी कैंटीन पे कहा कि भाई हमारे हॉस्पिटल में चाय आती है तो बस मेरी चाय आएगी, तो वो मेरे जैसी चाय जैसी मैं पीता हूँ। अब वहाँ जाके हर एक ने कहा ये डॉक्टर इनाम दानिश की चाय, अब वो वो आपका बिल बढ़ एक गया? महीने के बाद बिल इतना बड़ा बिल बन गया, सुभान अल्लाह। आपने कहा इतनी चाय तो 6 महीने में नहीं पी, तो देना पड़ा बिल। बिल पे करना पड़ा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो उस बात पे। हाँ, नहीं, आपका कैसा बचपन था? आपको भी शरारती लग रही है, आप होंगी शरारती बहुत बचपन में। कैसा था ये बचपन? तो अम्मी को पता होगा कि आपको खुद नहीं पता कुछ भी? नहीं, आई थिंक मैं बहुत चुप थी बड़ों के। हाँ, आई वाज अ वेरी साइलेंट किड एंड पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर आपने ये BDS और ये सब कैसे ये किया? क्लास 8 9th में मुझे पढ़ने का शौक हुआ और ये मौजा कैसे हुआ? ये खुद ही हुआ। आई थिंक कि घर में जो है अम्मी जो है हमेशा से स्ट्रिक्ट थी कि नहीं होमवर्क टाइम पे करना है और ट्यूशन जाना है, और रूटीन हमारी फॉलो होती थी, हम 8 बजे सो जाते थे। तो बस, और हमारे पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स थे कि नहीं यू हैव टू बिकम समथिंग। हमारे घर में ये कॉन्सेप्ट नहीं था जी आपकी शादी होनी है जल्दी, आप जवान हो आपकी शादी होनी है। हमेशा से स्पेशली मेरे अब्बू कि नहीं आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, कुछ आपको बनना है। आपको एक फील्ड प्रॉपरली अपटेक करनी है। आई थिंक खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी तो है। आपने बचपन से सोचा था डॉक्टर बनेंगी या उससे पहले बिल्कुल कुछ और भी था? नहीं, तो बिल्कुल। क्या सोचा था क्या ये बनेंगी? हमारे मेरे अब्बू, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। एंड स्कूल में मेरी अम्मी ने तो कहा था कॉमर्स ले लो क्योंकि यू नो इवेंचुअली औरतों की शादी हो जाती है। तो मेरे अब्बू ने कहा था नहीं, और मेरी टीचर ने भी स्कूल में कि नो आप जनरली अच्छी हैं पढ़ाई में, तो प्लीज़ यू हैव टू टेक साइंस और आप डॉक्टर बने। फिर ये उसमें इतना सिंपल, कोई शैतानी नहीं, कोई कुछ नहीं। एज सच तो मुझे Life में याद किसी नहीं, का अब कोई- जाके सब कहते हैं कि आप बातूनी है और आई लाइक टू हैव फन अराउंड, बट माय चाइल्डहुड वाज साइलेंट, आई वाज साइलेंट किड। वाह, क्या बात है जी। एक तो बड़े हमारे होके पास change हो गए। हमारे पास जो मेहमान आता है ना, उसने बचपन में शरारतें नहीं की होती, सारी मैंने की अकेले ने, बाकी किसी ने नहीं करी। वैसे आपको क्या शौक था बचपन में? कभी शौक हुआ डॉक्टर बनने का? ऐसे ही नहीं, हमें भी मुझे था। डॉक्टर बनने का शौक नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, डॉक्टर्स आपके सामने बैठे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक स्किन के हवाले से कोई सवाल आपने पूछना है, अच्छा मौका है, वैसे अपॉइंटमेंट नहीं देते ये लोग। सही बात है। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो उसके क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि वेदर क्या है और आपकी डाइट किस तरह की। जैसे आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेटेड स्किन होनी चाहिए। अगर आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन होगी तो एक्नी होगी, फाइन लाइन रिंकल्स हो जाएंगे। तो आपकी जो स्किन रूटीन है, वट एवर यू ईट एंड वट एवर यू पुट ऑन योर स्किन, वो हाइड्रेटिंग होना चाहिए, उसमें एक हाइड्रेटिंग एलिमेंट होना चाहिए। सो दैट्स इट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन केयर की बात हो रही है, असल मसला हमारे यहाँ पानी का आता है। बिल्कुल। ज़्यादातर घरों में तो बोरिंग का पानी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में कहाँ से स्किन की केयर करें, क्या करें? फिर मिनरल वाटर से मुंह धोते रहे? नहीं नहीं, देखिए इस तरह की कोई बात नहीं कि मिनरल वाटर से मुंह धोएंगे तो मुंह ग्लो करेगा। जो आप खा रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हैं, वो आप किस तरह का कर रहे हैं। आप फ्रूट वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर, थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट, ऑयली, ये सब नहीं लें आप अपनी डाइट के अंदर। एंड जो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ें तो आप क्या लगा रहे हैं, आप किस ऑयली बेस की सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह का क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ ये देखते हैं रंग गोरा करने की क्रीम, एक हफ्ते में रंग गोरा, चलो भाई शुरू हो जाओ। एक सेशन में रंग एक सेशन में नहीं, वो तो आप लोग सेशन का वर्ड तो आप में आता है, वैसे तो लिखा होता है रंग गोरा करने की क्रीम, मुंह पे लगा के बैठ गए जी, गोरे नहीं हो रहे, गोरे नहीं। तो अच्छा, गलत बहुत है से ना। लोगों का मैंने देखा है मुंह गोरा होता है, गर्दन काली रहती है, ये क्यों होता तो है? वो यहीं तक लगा रहे होते हैं ना, तो वो स्टेरॉइड जो होता है वो यहाँ तक काम करता है, नीचे काम नहीं करता। तो भाई वैसे जब भी कोई ऐसी क्रीम लगाएं तो पूरी गर्दन पे भी और लगाएं। अगर स्पेशली अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल नॉट ओनली ऑन योर नेक, अपने हाथ, अपने पाँव, जो भी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं उस पर करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे जहन में सवाल आया, अक्सर हम ड्रामों में देख रहे होते हैं कि कोई बुरी खबर सुनाई, फ़ौरन हार्ट अटैक आ गया, तो क्या बुरी खबर से हार्ट अटैक का कोई ताल्लुक है? नहीं, बहुत ही कॉमन है। अगर अच्छी खबर, कभी कोई बहुत खुशी की खबर या गम की खबर, तो उससे हमारी जो आर्टरीज हैं वो डिसेक्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। ये जो एकदम आ जाता है, कुछ से सिम्टम विम्टम होना जरूरी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अचानक ही होता है। बिल्कुल ये फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल सही है कि खुशी की खबर सुनी, सीना पकड़ के बैठ गए, वहीं पे गिर गए। इसी तरह गम की कोई खबर हो तो इसे स्पॉन्टेनियस कोरोनरी डिसेक्शन कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है कि पहले कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, अचानक ही खुशी या गम की खबर सुनते हैं, अटैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिर उनके साथ होता है जो बहुत इमोशनल होते हैं या किसी के साथ भी होता है? देखिए, खुशी और गम का जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, सेंसिटिव होते हैं, हो सकता है उनके साथ ज़्यादा हो, लेकिन ये वैलिड एक रीज़न है हमारे। ये जो मूवीज़ में या ड्रामों में दिखाते हैं कि अच्छी खबर सुन ली, या अच्छी में तो नहीं होता, अच्छी में तो फिर भी बचने का चांस होता है, किसी ने किसी के मरने की खबर बताई, वो दिल पकड़ के बैठ गया, फिर गायब। बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे, यानी कि 1-2 मरतबा हमने सुना भी है
कि बेटे की डेथ हुई तो माँ को अटैक हो गया या बाप को अटैक हो गया, ऐसा होता है। लेकिन इसमें एज कोई लिमिट रखती है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ना, इसके अंदर एज की कोई लिमिट है। और कोई जो वेट उठाते हैं, सडनली आपने किसी गाड़ी को पुश करना पड़ा, धक्का लगाना पड़ा या जनरेटर उठाया, कुछ किया, तो ये एक्स्ट्रा अचानक कोई भी एक्स्ट्रा काम कोई एक्सर्शन करते हैं, उससे भी यही होता है। तो कभी भी अगर आपको आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, देखिए बहुत ही कॉमन है कि जॉगिंग मशीन लेते हैं, ट्रेडमिल स्टार्ट कर ट्रेडमिल लेके और जॉगिंग शुरू कर देते हैं, फर्स्ट वीक में हार्ट अटैक हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेमिना बनाए, उसके बाद ग्रेजुअली करना। तो एक रूल है। तो कोई भी एक्सर्शन अचानक करें, वो फिजिकल एक्सर्शन हो या मेंटल एक्सर्शन हो, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हम कराची में देख लें डॉक्टर साहब, तो कौन से अच्छे ऐसे हार्ट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए काम कर रहे हैं? कोई हैं? सब पैसे पकड़ रहे हैं? नहीं, देखें हैं तो तकरीबन सभी हैं, लेकिन ख़ासतौर पे NICVD का जिक्र करना तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे तो बहुत ही लोगों को बेनिफिट है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि हार्ट के पास टाइम 1 से 1.5 घंटा होता है। चेस्ट पेन शुरू होने के बाद 1.5 घंटे के अंदर अगर एंजियोप्लास्टी हो गई, इसे कहते हैं गोल्डन आवर, कि गोल्डन आवर के अंदर चेस्ट पेन के बाद 1 घंटा है आपके पास, अगर 1 घंटे में एंजियोप्लास्टी हो गई, आपका हार्ट बच जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आमतौर पर नहीं होती। लेकिन 1 घंटे के बाद डिले अगर होता है तो हार्ट डैमेज हो चुका होता है। अब नॉर्थ कराची से अगर कोई आदमी चलेगा और NICVD तक पहुंचेगा, उसको इतना टाइम हो जाएगा, 1.5 घंटा गुजर चुका होगा, 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंसा तो रहेगा। उसको इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कार्डियक हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, इसे PCI कहते हैं, प्राइमरी PCI, यानी कि एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। आपने एक पेशेंट को बचाया, इसका मतलब एक फैमिली को बचाया, एक ब्रेड विनर को बचाया, कि वो जो है ये इसमें गवर्नमेंट को बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ज़ाहिर अचानक ही होती हैं, किसी को पता तो होता नहीं। और फिर अभी डॉक्टर साहब ने ये और कंफर्म कर दिया है कि खुशी की खबर तो भाई किसी भी ऐसे आदमी को जो बहुत इमोशनल हो, उसको खुशी की खबर भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिया करें। कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता डोज देनी चाहिए। या गम की खबर भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताएं, एकदम ना बताएं। मैं तो ये मजाक समझता था कि देखो ये फिल्म में हार्ट अटैक आ गया, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे ऐसा हो सकता है। डॉक्टर हानिया, ये बताएं मुझे आप कि क्योंकि आप BDS भी हैं, तो अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी महंगा होता है। तो ये जो एस्थेटिक का काम है, ये भी महंगा ही काम है। मतलब अगर कोई चाह रहा है इस काम वाम कराना अपने फेस के ऊपर, कोई अच्छा चाह रहा है, तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं? आई थिंक नाउ थिंग्स आर वेरी अफोर्डेबल, चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल हो गई हैं और इतनी कंपेटिटिव मार्केट है। तो पहले जो कम डॉक्टर्स कर रहे थे, कम क्लिनिक्स थे, अब तो ये हर आई थिंक गली मोहल्ले हर जगह इतना एक क्लिनिक आपको नजर आएगा। लेकिन गली मोहल्ले में तो आप ही ने कहा मत जाएं, फिर वो आपके देखिए पास आप जब नाम पे जाएं ना, आप नाम देखें ना कि कौन है, डॉक्टर है नहीं है डॉक्टर, थोड़ी हिस्ट्री देखें, किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है वो देखें, रिव्यूज़ पढ़ें, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। मेन बात ये कि काफ़ी जगह खुल गए क्लिनिक्स, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, हर क्लास ऑफ पीपल आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट कराने, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट अब अफोर्डेबल भी है और ये सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये जो अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन या इस तरह की प्रोडक्ट की बात करते हैं जो इंजेक्ट होती हैं, ये सारी बाहर से आती हैं या पाकिस्तान में भी बन रही हैं? देखिए 90% तो ये इम्पोर्ट ही होती हैं और इसके भी वेरिएशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज से इम्पोर्ट होती है। कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं ताकि प्राइस कंट्रोल हो, उनकी कॉस्ट कंट्रोल हो। तो आप रिसर्च करें ना, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च करें कि आपके अंदर क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स होती हैं इस हवाले से, ये कौन सा मुल्क बनाता है? देखिए इसमें आप अगेन आई विल से द सेम थिंग, आप रिसर्च करें कि आपके अंदर क्या इंजेक्ट हो रहा है। वाइटनिंग इंजेक्शन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि विटामिन C, ग्लूटाथायोन, बेसिकली ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो आप देखें कितना mg है, क्या है, कितनी फ्रीक्वेंटली हमें लगा रहे हैं, तो आप रिसर्च करें अपनी प्रॉपर। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में, कुछ एजुकेशन की भी कमी है। रिसर्च का वर्ड हम ज़रूर कहते हैं कि जी गूगल पे जाकर रिसर्च कर ले, लेकिन बहुत से लोगों को रिसर्च करनी भी नहीं आती है कि रिसर्च एक्चुअल है क्या। इस वजह से मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे किसी के पास जा रहा है तो प्रोडक्ट में क्या देख सकता है। एक तो जो होती हैं वो थाई लैंग्वेज में या जापानीज़ लैंग्वेज में होती हैं, एक तो वो पढ़ने में नहीं आ रही होती। पीछे कंटेंट्स में लिखा होता है कि इसमें कितना mg ग्लूटाथायोन है, विटामिन C है, क्या क्या है और क्या नहीं है। आप उसकी एक जनरल गूगल करेंगे, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, वरना अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में किसी से करवा लें। क्योंकि रिसर्च का सवाल मैंने इस पर किया कि बहुत से लोग को रिसर्च करनी नहीं आती। वो कहते हैं हाँ हम रिसर्च करेंगे, और रिसर्च ये होती है मोहल्ले में 4-5 लोगों से पूछ लिया, रिसर्च ये नहीं होती। नहीं, वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आते हैं कि हमने तो वहाँ पूछा था तो वहाँ इतने हज़ार का है और आप इतने का ऑफर कर रहे हैं।
तो वो सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान वो कर सेम लेते वही वाला काम करते थे, बकरीद में नहीं होता, पहले उस मंडी में जाके चेक करते हैं फिर उस मंडी में। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो होती है ना किया करें, ये फेस की जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर साहबा तो खुद इसकी अहमियत को समझती हैं। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ हमने सुनी है, आप इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे कि जब हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को आ रहा हो तो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे तो सही हो जाता है, सही नहीं होता मतलब कुछ क्योर हो जाता है, तो सही है? देखिए हार्ट अटैक में भी दो चीज़ें हैं, या तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या हार्ट बीट कम हो जाती है, इसे हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। तो पल्स देख लें, अगर चेस्ट पेन है उसके साथ पल्स कम है, कि नॉर्मल पल्स जो है तकरीबन 60-70% के करीब होती है, 60-70 पर मिनट होती है। लेकिन अगर किसी की पल्स 40 में आ रही है, 30s में आ रही है, उन लोगों को बेनिफिट होता है खांसने का। तो अच्छा। हाँ, तो ये हर किसी पे implement नहीं हाँ, करता। तमाम हार्ट अटैक में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ जिनके साथ हार्ट बीट स्लो हो उनको बेनिफिट होता है। अच्छा, जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कब ऐसा होता है कि हार्ट रेट तेज़ होता है तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप सीधा लेट के टांगे ऊपर दीवार से लगा लें, तो ये कोई सही नहीं, ट्रीटमेंट है या टोटके ऐसी देसी? नहीं, अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है कि बीपी नहीं, बहुत जैसे एकदम हार्ट बीट कभी बैठे नहीं, बैठे नहीं, तेज नहीं, होने नहीं, लगती। उससे नहीं। ये सिर्फ ये तरीका होता है ब्लड प्रेशर बेहतर करने का। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन पे नहीं जा रही होती है। जब पाँव पर करते हैं तो सारा ब्लड जो है ऊपर आता है हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन बेहतर फील करता है, बेहोशी के चांसेस कम होते हैं। ये उस कंडीशन में कि जब ब्लड प्रेशर लो हो तो भाई ये इस वजह से मैंने पूछ लिया, क्योंकि काफ़ी लोग देसी टोटके भी आजमा रहे होते हैं। तो ठीक है, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम में देसी टोटके आजमा लें, हार्ट अटैक, किडनी, ये बड़े बड़े जो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, वैसे तो इन बीमारियों में देसी टोटके ना आजमाया करें, हमारे यहाँ आजमा रहे होते हैं। मोहसिन भाई, हम अक्सर बेटियों के टॉपिक पे बात करते हैं कि वालिद से होते हैं वो बेटियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटियों को अल्लाह मियाँ ने रहमत कहा है, तो क्यों कहा है बेटियों को रहमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारा सवाल है आपका। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर बेटी पैदा हो, तुम उसकी अच्छी परवरिश करो और उसकी अच्छी का निकाह कर दो, तो जब तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह ताला इस अमल के सबब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि बेटा भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन बेटी एक ऐसी रहमत है कि उसके आने के बाद, उसकी परवरिश के बाद, उसकी अच्छी जगह निकाह करने के बाद जो उखरवी ज़िंदगी है, ये इस दुनिया के बाद जो आखिरत में जहाँ हमें रहना है, वहाँ उसके वसीले से हमें जन्नत मिल रही है। और लोग नमाज़ पढ़ते हैं तब जन्नत मिल रही है, रोज़ा रख रहे हैं तब जन्नत मिल रही है, लेकिन असल जो बात है कि यहाँ आपने एक बच्ची की अच्छी परवरिश कर दी तो अल्लाह आपको जन्नत दे रहा है। और सिर्फ जन्नत नहीं दे रहा, हुज़ूर ने फरमाया कि जो आप अहले अयाल पे माल खर्च करते हैं, जब बेटी में खर्च करते हैं, वो आपका अल्लाह के यहाँ, वैसे तो आपकी फ़र्ज़ बनता है कि आप, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ सदका जारिया बन जाता है। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसा भी हमने कुछ जगहों पे देखा है, अब तो वैसे काफ़ी अवेयरनेस आ गई, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे होता है कि बेटी से उसकी मर्ज़ी इतनी नहीं मालूम की जाती, ख़ास तौर पे रिश्ते के टाइम पर। आप जी हमारी बरादरी का हमने देख लिया तो बस ठीक है। सेकंड चीज़, एजुकेशन में अमूमन ये होता है कि अगर एक मिडिल क्लास है, मीडियोकर्स हैं या लोअर क्लास हैं, तो कहते हैं जी बेटे को पढ़ा दो और बेटी को ना पढ़ाओ। ऐसी सूरत में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात शरई हुक्म ये जान लें और ये लाजमी जान लें। लोग अगर ये बात करते हैं कि लड़की की रजामंदी ठीक काफ़ी है और या बाप ने भाई ने कह दिया तो काफ़ी है, शरीयत का हुक्म यह है कि जब तक कि निकाह के लिए जो बच्ची है यानी लड़की है वो अगर रजामंद नहीं है और आप निकाह कर देते हैं, वो निकाह बातिल हो जाता है, वो निकाह ही नहीं होता। अच्छा, इसी सवाल को यहाँ से जोड़ूंगा कि अगर किसी लड़की ने निकाह के लिए हाँ की लेकिन उसका दिल राज़ी नहीं है, प्रेशर देके करवा दिया उससे, शरीयत ज़ाहिर पे एतबार करती है, याद रखिएगा। अगर उसने ज़ुबान से इस बात का करार कर लिया कि जैसे किसी ने कह दिया, हिंदा ने कह दिया मुझे ज़ैद कबूल है, तो जब ये कबूल का लफ्ज़ उसने अल्फाज अदा कर दिए तो इसका मतलब उसने ज़ाहिर में वो बात अलग, और वो गवाहान भी मौजूद जो देख रहे हैं, तो अब शरीयत ज़ाहिर पर एतबार करके, कि एतबार क्या कि उसने ज़ाहिरी तौर पर इस बात को मान लिया। मोहसिन भाई, अब अगर किसी लड़की ने प्रेशर में हाँ की तो चले निकाह तो हो गया, हाँ हो गई, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा, तो ये क्या उसका गुनाह जो उसका दिल नहीं लग रहा है या उससे एक ज़बरदस्ती ये निकाह प्रेशर में लेके करा गया है, क्या ये उसका गुनाह उसके माँ बाप को पड़ रहा होगा? बिल्कुल पड़ रहा होगा, ये बात नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि देखें, कोशिश करें कि अगर माँ बाप, हो सकता है कि वो उसके बेहतर के लिए सोचा हो, निकाह तो अब हो गया क्योंकि उसने प्रेशर में कर दिया, तो कोशिश करें कि वहाँ निभाने की, यहाँ अगर
फिर भी उस पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उस पर जैसा कि सोचा वो सोच रही है कि भाई ये देखें मैंने तो माँ के पे लेके कर लिया था, फिर भी मेरे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, तो वाक़तन गुनाह माँ बाप को भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने हदीस मैंने पहले सुना दी कि बेहतर जगह निकाह करना, ये नहीं कि निकाह कर देना तभी तो जन्नत में जा रहा है बाप। यानी निकाह अगर बेटी का कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुमने किसी को भी उठाया और बांध दिया, नहीं भाई, तुमने भी जांच पड़ताल करनी है कि बेटी का निकाह करो, कहाँ करो, कैसे करो, ताकि तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी। ऐसे नहीं मिल जाएगी कि बस ले लिया और तुमने निकाह कर दिया। तो शरीयत ये हुक्म देती है कि जब बेटी का आप जहाँ निकाह करें मुकम्मल जांच और पड़ताल करें, और ख़ास तौर पे आप अपनी बेटी, वो हिस्सा जो आपने भी बात की कि बेटों को पढ़ा लो बेटियों को नहीं पढ़ाओ, कुरान और हदीस से ये बात साबित है जहाँ इल्म हासिल करना मर्द के लिए लाजिम है वहाँ औरत के लिए लाजिम है। और इस्लाम ने कई मकामात पे औरत को मकाम अता फरमाया, जन्नत बाप के कदमों के नीचे नहीं, माँ के कदमों के नीचे। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो तरबियत मिलती है वो बाप की तरफ से नहीं मिलती। मिनल क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें इल्म हासिल करना है कहाँ से, कि माँ की गोद से कब्र के आखोश तक। यानी कि जो माँ की बात की, बाप की बात नहीं की, तो मालूम कि तरबियत की आमाजगाह माँ है, औरत है। तो औरत का मुकाम और मर्तबा तो अल्लाह उसके रसूल ने बड़ा बयान फरमाया। आप और हम कम कौन होते हैं जो कम कर लें? तो बात यह है कि बेटी को कमतर जानना और बेटे को ये जान, तो ये तो मुशरिकीन का काम था कि वो औरतों को ज़िंदा दरगोर करते थे, ये तो मुशरिकीन का काम था, वो दफन करते थे। मुसलमान का तो ये काम ही नहीं। मुसलमान का काम क्या है कि अगर आप देखें कि अल्लाह के रसूल ने क्या मकाम दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही तो हुजूर उनके हाथों को बोसा देने अपनी बेटी को अपनी मसनद पे बिठा रहे। तो आप और हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि बेटे की अहमियत ज़्यादा है और बेटे की अहमियत कम है? बल्कि बेटियों की वजह से रिस्क मिल रहा है। बिल्कुल जी, बहुत सारी जो रहमतें होती हैं घर में वो बेटियों की वजह से होती है, इस वजह से बेटी को रहमत कहा गया है। जो रिश्ते वाली बात मैंने की है इस वजह की है कि आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने जो पसंद कर लिया। देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पसंद कर लें, और इस्लाम ये इजाज़त देता है कि बेटी भी पसंद कर सकती है, इस्लाम भी इजाज़त देता है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती प्रेशर में आके ये शादी करवाना इसका गुनाह भी है। ठीक है, निकाह तो हो जाता है और ज़ाहिर है फिर इंसान अपनी ज़िंदगी जी लेता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी किसी पे इस तरह लादना वो गलत है। जब आपके घर में रहमत आई है ना, तो उस रहमत की कदर कीजिए। और इस वक्त हमारे साइट पे पामोलिव मौजूद है। आप सब जानते हैं एक वेल नोन ब्रांड है, और जो सबसे अच्छी बात है पामोलिव की वो ये है कि इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार करदा होते हैं। इनके पास एक बड़ी रेंज है जिसमें शैम्पू है, हैंड सैनिटाइज़र है, बॉडी वॉश है, सोप्स हैं। तो बिल्कुल जी इसको इस्तेमाल करें, और इसके इस्तेमाल से एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को तो मॉइस्चराइज रखता है, और उसके अलावा जो स्किन डल हो रही होती है उसको डल होने से रोकता है। तो बिल्कुल जी इसको इस्तेमाल करो। और उसके अलावा जो आप ये मेरी शलवार कमीज़ देख रहे हैं, जो कुर्ते देख रहे हैं, बहुत से मेरे दोस्त पूछ रहे थे कहाँ से बनवा रहे हैं, तो मैंने कहा बता दूँ, बारीज़ एंड सन्स जो है ये उन्होंने सारी जितने भी मेरा वार्डरोब है ये तैयार किया है। उसके अलावा क्योंकि वक्त बहुत अहम है, कीमती है, इसमें मैं सबसे ही कहता हूँ दुआ करें। हमारे एक दोस्त हैं ख्वाजा बिलाल सेठी, उनके लिए दुआ कीजिए। आजकल उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। जितने भी देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें, ना जाने किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। डॉक्टर हानिया, आपने सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें बताया, चीज़ों के बारे में बताया। नॉर्मली चलें अगर कोई ट्रीटमेंट कराते हुए फेस पे कुछ इस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हुए लोग डरते भी हैं कि भाई कोई मशीन नहीं लगानी, इंजेक्शन नहीं लगाने, तो वैसे स्किन को अच्छा रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए जिसमें कोई ऐसी चीज़ जो मशीन से स्टार्ट हो रही हो, लोग अमूमन डरते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अच्छा स्किन केयर रजीम होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा क्लेंजर, एक सन ब्लॉक और एक बेसिक नाइट क्रीम से आप स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट पे जाएं या मशीन की ट्रीटमेंट पे जाएं। सबसे पहले कि अपने फेस को आप सही से साफ़ करें, रेगुलरली साफ़ करें। ये नहीं कि लगा हुआ है मेकअप तो आप उसमें सो रहे हैं, या दिन का सन ब्लॉक चल रहा है तो उसमें ही आप सो रहे हैं। तो रेगुलर क्लेंजिंग लेते रहें और स्लोली ट्रीटमेंट के अंदर आफ्टर एजुकेटिंग योर सेल्फ घुसें। ये मैं रिकमेंड। अच्छा, जैसे हमारी फील्ड के जो लोग होते हैं या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके फेस पे तकरीबन रोज़ाना मेकअप अप्लाई होता है, और वो उसके बाद स्किन एक बड़ी ड्राई फॉर्म में आ जाती है मेकअप लगा के। अनटिल अनलेस बहुत सौ के चेहरे तो ऐसे होते हैं कि जब तक मेकअप ना लगाए उनको असली चेहरा समझ नहीं आता है। उन्हें क्या करना चाहिए? उनको भी डबल क्लेंस करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, या वो आदमी जो बाइक पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पोल्यूशन के थ्रू ज़्यादा गुजरते हैं, तो आप डबल क्लेंजिंग करें, अच्छा क्लेंजर यूज़ करें। और एक हाइड्रा फेशियल एक बड़ी आम चीज़ है और बड़ी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है इन द मार्केट, वो लें और एक अच्छी जगह से लें। अच्छा, हाइड्रा फेशियल का ट्रीटमेंट मंथली कराना है, हफ्ते में कराना है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? हाइड्रा फेशियल मंथली कराना चाहिए, एवरी मंथ, और एटलीस्ट
2 months, इससे ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए आपके लिए इफ़ यू वांट हेल्दी लुकिंग स्किन। फ़र्ज़ नहीं है ये ट्रीटमेंट कि मैं बोलूँ जी आप इसके बगैर आप जी नहीं सकते या आपकी एनर्जी नहीं आएगी आपके अंदर, मगर अगर आपको हेल्दी लुकिंग स्किन चाहिए और आप चाहते हैं आप एज ग्रेसफुली करें तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और ये हाइड्रा फेशियल की ज़रा कॉस्ट भी बता दें कि अभी कॉस्ट क्या चल रही है मार्केट में, क्योंकि अक्सर a फिर आपके very, जाने के बाद very लोग कॉस्ट पूछ रहे होंगे, मैं कहूँगा मुझे थोड़ी पता है। देखिए जी वेरिएशंस है क्लिनिक टू क्लिनिक। इन माय क्लिनिक इट्स वेरी अफोर्डेबल। मेरा मोटो ये है कि मैं ट्रीटमेंट सबके लिए आम करूँ। एवरीवन शुड अवेल ट्रीटमेंट, सबको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि जब आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आप अच्छा अपनी लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाइड्रा फेशियल काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे है, 7 to 8,000 की रेंज होती है और इसमें अगर आप एडेड ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, मगर मिनिमम इट्स अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी एंड ये प्राइसिंग। ठीक है जी, जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल हाइड्रा फेशियल भी कराएं, उसके अलावा अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज वो करें जो उन्होंने बताया, क्लेंजिंग, और उसके बाद अच्छी तरह धोएं। एंड जस्ट वन थिंग आई वुड ऐड कि एवरीवन और फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब वो जो सन ब्लॉक के बाद मुंह पे ऑयल आने लगता है तो फिर देखिए क्या डिफरेंट काइंड ऑफ सन ब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप या तो किसी को विजिट कर लें या आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लें, ऑयल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, आप उसके हिसाब से एक सन ब्लॉक तो यूज़ करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी बता दें कि दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना चाहिए, क्योंकि ब्रश का तो सुना है 2 दफ़ा करना चाहिए, मुंह कितनी दफ़ा धोना देखिए चाहिए? अगेन आपका क्या रूटीन है, अगर आपका ज़्यादा सन एक्सपोजर है, एयर पोल्यूशन से आपका एक्सपोजर है तो 2 to 3 टाइम्स उठने के बाद, सोने से पहले, अगर दिन में आप बाहर से आए हैं और वैसे अगर आप रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं तो आपका वज़ू से एक ताल्लुक़ रहता है, तो वैसे ही मगर आप पे सन ब्लॉक भी लगाएं साथ साथ। सन ब्लॉक भी लगाएं जी, दिन में कम से कम 3 दफ़ा मुंह धोएं, ये नहीं सुबह और धो के घर निकले। में भी सन ब्लॉक लगाएं। बहुत ख़वातीन और मर्द हज़रात आके पूछते हैं जी मैं घर में तो नहीं लगाना ना, बाहर जाऊंगा तो लगा लूँगा। जी नहीं, घर में भी आपकी विंडोज़ के थ्रू सन तो आ रहा है। अच्छा, डेफिनेटली घर में भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक लगाएं जी, और मुंह सबसे ज़्यादा अच्छी तरह रगड़ के धोएं, और ये नहीं कि सुबह धो रहे हैं तो फिर उसके बाद अगले दिन सुबह धो रहे हैं, उसके बाद तो स्किन ख़राब होती है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक में अक्सर हमने सुना है कि जब हार्ट अटैक होता है लोगों को तो एक ज़बान के नीचे गोली रखते हैं, तो उस गोली को रखना सही है? वो गोली किस पर्पस के लिए रखी जाती है ये बताएं। देखिए हार्ट अटैक के बाद 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो डिस्प्रिन, सादी जो प्लेन डिस्प्रिन होती है, इसको चबाना चाहिए, पानी से ना निगल ना लें, चबाएं, तो ये ज़बान से जज्ब होने के बाद ये खून को पतला करती है और बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी टैबलेट एंजिस्टेट कहलाती है, वो ज़बान के नीचे रखी जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उससे पहले आपको ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। अगर पहले से ही ब्लड प्रेशर कम है तो ये टैबलेट कभी ना रखें, तो ये इससे एंजाइना कम ये तो होता फिर है। डॉक्टर ही इसको हाँ। वो रखेगा ना, क्योंकि देखें बात सुन के अक्सर लोग गलत वो ले लेते हैं कि जिसको ऐसा फील हो रहा होगा कि उसके मैदे में भी दर्द है, वो ज़बान के नीचे आए गोलियां रखना शुरू कर देगा। ऐसा ना करें, तो सिर्फ डिस्प्रिन की हद तक रखें कि डिस्प्रिन सब ले लें, ज़बान रखें, चबाएं, यहाँ पे मुंह में रख के चबा लें, लेकिन जो ज़बान के नीचे की टैबलेट है उस वक्त तक कोई ना ले जब तक कि ब्लड प्रेशर मालूम ना हो। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो अच्छी बात है ले लें, लो ब्लड प्रेशर नहीं लेनी चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आगे गुजर जाता है, उसको पता ही नहीं होता, बाद में ईसीजी होता तो पता चलता है इनको तो हार्ट अटैक आया था? बिल्कुल ऐसे मेरे पास कल ही एक पेशेंट है, वो तबलीग पे गए तो मुल्तान में उनको सिर्फ शोल्डर पेन हुआ है, वहाँ हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा आपको एंजाइना हो रहा है, आप रुक जाएं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो सिर्फ शोल्डर पेन हो रहा है और मैं जाके कराची में ट्रीटमेंट कराऊंगा। बहरहाल वो यहाँ पे आ गए और उनको अटैक हो चुका था। तो ये क्या रीज़न होता है कि अटैक आगे गुजर गया पता ही नहीं चला? वो क्या बॉडी होता- का स्ट्रेंथ नहीं, होती है कि नहीं नहीं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी असल में जब शुगर ज़्यादा हो तो इससे हमारी नर्व्स डैमेज होती हैं। हमारी जो हमें पेन फील होता है तो ये फीलिंग भी नर्व्स के ज़रिए होती है, आसाब के ज़रिए होता है, तो जब वो नर्व डैमेज हो जाती है तो हमें पेन की फीलिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह न करे जब हार्ट अटैक किसी को आता है, इस बारे में तो अल्लाह न करे बार बार बोलना पड़ता है भाई, तो डॉक्टर साहब आता है तो उसके पास टाइम कितना होता है? कितनी देर में अगर अस्पताल पहुंच जाता है तो रिकवरी का चांस होता है? देखिए इसे कहते हैं गोल्डन आवर, कि फर्स्ट आवर इज़ गोल्डन आवर, कि पहले घंटे के अंदर अगर चेस्ट पेन हुआ और पहले घंटे के अंदर अंदर उसको ट्रीटमेंट मिल गया तो पेशेंट को हार्ट अटैक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay. वो वैसे ही हो जाएगा जैसे नॉर्मल पहले था। अब ज़रूरी ये है कि एक पेशेंट रिकग्नाइज़ करे कि मुझे क्या हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल पहुँचे और क्विकली इस दौर में तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो क्लॉट फंस गया है आर्टरी के अंदर उसको सक कर लेते हैं, स्टेंटिंग कर देते हैं। ये सारा काम 1 से 1.5 घंटे के अंदर होना चाहिए, तो हार्ट डैमेज होने से बच जाता है और इंसान की लाइफ नॉर्मल होती है जैसे पहले थी। अच्छा, ये जब अक्सर किसी के साथ ऐसा कुछ वाक़या हो रहा होता है तो लोग पहले घर में अपने तौर पे कि भाई ये कोई और इशू ना हो, कुछ ना हो, इसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं ये गलत होता है फिर?
बिल्कुल, तो जिनको रिस्क है यानी कि जो डायबिटिक हैं, शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन्हें ज़रा भी फीलिंग हो कि कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, कोई ऐसी अलामत है जो आज नहीं हुई है, तो फ़ौरन उनको अलर्ट होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेगुलर अपना अगर चेकअप कराना चाह रहे हो तो कितने, जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई कितने ड्यूरेशन बाद फेशियल, हाइड्रा फेशियल या ये चीज़ें करानी चाहिए, तो कितने टाइम पीरियड के बाद इंसान को चेकअप वैसे ही करा लेना चाहिए कि भाई मेरे आज़ा सही चल रहे हैं अंदर के? देखिए सारी दुनिया में क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत है, ये भी जहन में रख के बताइएगा। एनुअल चेकअप होता है कि ब्लड प्रेशर तो कभी भी करा वो तो सकते कभी हैं, भी होता है, लेकिन एनुअल साल में एक मरतबा तो अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए। करा लेना चाहिए। 20 साल की उम्र में आदमी को अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक कराना चाहिए। उसके बाद फिर हर 5 साल के बाद, और जब 40 साल की उम्र तक पहुंच जाए तो फिर हर साल कराना चाहिए। हर साल कराना चाहिए। लोग बड़ी जो है बेहतियातियाँ करते हैं कि अभी जवान है, इसको कहाँ होगा, छोटे छोटे लड़कों को ब्लड प्रेशर, शुगर निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग करके रखा करें। मोहसिन भाई, हमने बहुत सारी चीज़ों पे आपने बताया कि रहमत के हवाले से जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, रोज़े महशर के दिन अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से कैसे नवाजेगा? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा सवाल। इसका जवाब देने के बाद मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से करूँगा, अगर आप जी प्लीज़ ज़रा। पहला जो आपने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जब रोज़े महशर ऐसा दिन होगा कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जिस तरह दिमाग जो है ना, जैसे आप पतीले में पानी उबलता है, इस तरह इंसान के दिमाग उबल रहे होंगे, हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं एक जमात ऐसी होगी कि जो मोतियों के मिंबर पर बैठी होगी, जिनके चेहरे चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? तो फरमाया कि वो अल्लाह के वो बंदे होंगे जो अल्लाह का ज़िक्र करते होंगे, अल्लाह को याद करते होंगे। तो मालूम ये चला कि अगर बंदा दुनिया में अल्लाह को याद करता है, दुनिया में अल्लाह का नाम लेता है, तो अल्लाह की रहमत ये होती है कि आखिरत में जब हर कोई नफसा नफसी पुकार रहा होगा, परेशान होगा, अल्लाह ताला उनको मोतियों का मिंबर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उनके चेहरे पे सुकून अता फरमाएगा और उनके चेहरे इतने नूरानी रहेंगे। मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, और जैसे कुरान ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक शख्स का मीज़ान में जब नामा अमाल तोल लिया जाएगा और वो तमाम गुनाहों पर जो है वो पड़ला भारी हो चुका होगा और नेकियों का पड़ला कम हो जाएगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ इसे जहन्नुम में ले जाओ। तो जब जहन्नुम में जाने लगेगा तो मुड़ मुड़ कर पीछे देखेगा और जहन्नुम में जाता जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को फरमाएगा कि इसे वापस लाओ। तो उसे पूछा जाएगा कि तुम क्यों मुड़ के पीछे देख रहे थे, वजह क्या थी? तो कहने लगा या अल्लाह, बेशक मैं बड़ा गुनाहगार था और मेरे गुनाह भी बहुत थे, लेकिन जब मेरा तमाम मामला मैं समझ गया अब तो मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, तो मैं इसलिए पीछे मुड़ के कि शायद तेरी रहमत पर करम फरमा दे, तो तेरी रहमत जो है तेरे गज़ब पे भारी आ जाए। तो जब ये बात अल्लाह ताला जो हदीस में आता है, मफ़हूम हदीस कि जब सुनेगा तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने मेरी रहमत की बात की तो आज मैं तुझे बख्श देता हूँ। तो मालूम ये चला कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और ज़िंदगी में तो कोई भी कुछ हो जाए, लोग खुद के शरियाँ कर लेते हैं, लोग मामला ख़राब हो जाते हैं, लोग हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। यहाँ तक कि एक हदीस आपको फिर रखता हूँ कि अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो फरमाया क्या तेरा गुनाह पहाड़ों से ज़्यादा बड़ा है? फरमाया या रसूल इससे भी बड़ा है। फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमानों से ज़्यादा बड़ा है? फरमाया इससे भी बड़ा गुनाह है। फरमाया तेरा गुनाह क्या है? फरमाया आका जब इस्लाम नहीं फैला था तो मेरी यहाँ आपको पता है बेटियाँ जो होती हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन कुफ़ार के अंदर मुश्रिकीन इनको बेटियों को जहमत माना जाता था। मैंने अपनी छोटी सी नन्ही बच्ची को उस कब्र में ज़िंदा दफन कर दिया जिस कब्र को मैं खोद रहा था और वो मिट्टी साफ़ कर रही थी। आका मुझसे ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, क्या मुझ पर रहम हो सकता है? क्या मुझ पर करवाजी होते? अल्लाह के रसूल की भी आंखों में आंसू थे। उसने फरमाया तूने जुल्म तो बहुत बड़ा किया, लेकिन तूने उस कुफर की हालत में किया, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। बेशक ये है जी, रहमत। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर अंधेरा रहता है, तो उजाला भी आता है। और जिस तरह अल्लाह ताला हमें नवाजता है तो हमें बिल्कुल इन चीज़ों से मायूस नहीं होना चाहिए। लोग मायूस कुन बातें करते हैं और वो उसके बाद जिसे कहते हैं ना, ये नाशुक्री भी है और गुनाह के ज़मरे में भी आता है। तो जितना हो सके नेक काम करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला की रहमत है वो सबको मालूम है कि जिस तरह नवाजता है, जिस तरह हमें आँखें दी हैं, हाथ दिया, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। तो हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। मोहसिन भाई टाइम कम है, आप क्या पूछना बस चाहते हैं? मुझे बताएं जो हार्ट अटैक होते हैं वो क्या 3 ही होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं? बस इतनी सी बात समझा दें। बता दें जी इनको। नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है
कि हार्ट अटैक 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है कि हार्ट का कितना बड़ा एरिया डैमेज हो रहा है। अच्छा। जैसे जैसे दरख्त की शाख होती है, शुरू में मोटी होती है, फिर पतली होती चली जाती है, तो डिपेंड करता है ब्लॉकेज कहाँ पे है। अगर तरबेला डैम से पानी बंद होगा तो पूरे पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ कराची से बंद होगा तो सिर्फ कराची का बंद होगा। तो अगर छोटे से एरिया की ब्लड सप्लाई का में बंद हो रही है तो छोटा हार्ट अटैक होगा, लेकिन अगर बड़े एरिया की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है तो ज़्यादा बड़ा अटैक, तो पहला अटैक भी बहुत बड़ा हो सकता है और अल्लाह ये भी ताला हो बस सकता है कि सबको- 3-4 अटैक भी छोटे हो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिस्त में आए और यहाँ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप आपका भी अपनी बहुत अपनी फील्ड में अच्छा काम करते रहें। अल्लाह आमीन, ताला आप लोगों को तरक्की दे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।